एक विशेष प्रेस वार्ता में एक प्रमुख मुद्दे पर हमारी माननीय नेता कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी आपको संबोधित करेंगे। हम अलका जी का भी स्वागत करते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अलका लांबा जी हमारी CWC मेंबर तथा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, उनका स्वागत सारिका जी करें। मैं आमंत्रित करता हूँ अलका जी आपका संबोधित करें अपने विषय। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करती हूं कि AICC के निवेदन पर ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद करती हूं चीफ स्पोक्स पर्सन स्वर्णिम जी का, ललित जी मेरे साथ, उनका भी हम प्रदेश से महासचिव, उनका धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ सारिका चौधरी जी प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान बैठी है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। साफिया जुबैर जी हमारी पूर्व विधायक रही राजस्थान से, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। एडवोकेट ममता विशिष्ट मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव है, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ आज की प्रेस वार्ता के लिए। साथियों, कल हम लोगों ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक आंदोलन किया। हमारी महिला कांग्रेस की साथियों ने भाजपा के पुतलों को फूंका, क्योंकि ये भाजपा महिला विरोधी है, ये सरकार डबल इंजन की महिला विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार को हम हर मोर्चे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। अभी आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के बीच में 16, 17, 18 अप्रैल को भाजपा की मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है। बीच चुनाव में विशेष सत्र, पता लगा परिसीमन बिल संविधान में संशोधन कर महिला जो कानून पास हो चुका है उसमें एक संशोधन ला रहे हैं, डिलिमिटेशन परिसीमन संशोधन बिल। हम लोगों ने निवेदन किया कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ये परिसीमन बिल क्या है उसका प्रस्ताव हमें दीजिए। हम सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ पूरा विपक्ष बैठकर चर्चा करेगा, लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रस्ताव इस विशेष सत्र को बुलाए जाने से पहले हमें नहीं सौंपा गया। नहीं मालूम सरकार की मंशा क्या है। हमने ये भी कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को वोट होना है, वहां के सांसद चुनाव में व्यस्त हैं, उनकी भी आवाज लोकतंत्र में सुनी जानी चाहिए। तो आप इस विशेष सत्र को बुलाने की बजाय आप 29 अप्रैल के बाद जब वोट दोनों राज्यों में पूरा हो जाएगा आप कभी भी बुला लीजिए, 1 मई 2 मई को, और वरना जुलाई में मानसून सत्र भी आ रहा है, पूरा व्यापक चर्चा हो जाएगी। अभी जो लोकसभा का सदन गया है, सत्र गया है, उसमें भी चर्चा हुई कि महिला आरक्षण कानून को लेकर सरकार कुछ संशोधन ला रही है। हमने तब भी उम्मीद की कि तब भी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन जो संसद का सत्र गया उसमें चर्चा नहीं। बीच में विशेष सत्र मात्र सोनिया गांधी जी ने द हिंदू में अंग्रेजी और हिंदी में आर्टिकल लिखा है, बहस का मुद्दा डिलिमिटेशन है, महिला आरक्षण नहीं। महिला आरक्षण पे कोई बहस नहीं हो सकती। महिला आरक्षण कानून सर्वसहमति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर में सबने मिलकर पास करा दिया, कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है मेरी आधी आबादी का हक और अधिकार। जब 2023 में ये लेकर आए थे, आज से लगभग 30 महीने पहले, तब भी हमने इनको कहा कि आप इस आरक्षण को सबने हमने पास करा दिया, इसका नोटिफिकेशन कर दीजिए, अधिसूचना जारी कर दीजिए। इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये महिला विरोधी सरकार है, इन्होंने नहीं किया। 30 महीने के बाद अभी विशेष सत्र में
16 अप्रैल को इन्होंने नोटिफिकेशन किया, 30 महीने की देरी के बाद, और हम उसका स्वागत करते हैं कि 30 महीने बाद आपने उसका नोटिफिकेशन तो किया। पर नोटिफिकेशन के पीछे का खेल जब सदन में चर्चा 2 दिन चली 16 और 17 अप्रैल को, तब सामने आया कि इनकी मंशा क्या है। हमने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास कराया, तब हमने इन्हें कहा कि आप इसमें से जो शर्तें लगा रहे हैं, जो रोड़ा अटका रहे हैं, उसे हटा दीजिए। क्या शर्तें लगाई कि हम इस कानून को तो पास कर गए हैं, अब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये कहा जाता है, इसमें कहा गया हम जनगणना कराएंगे, जनगणना के आधार पर हम परिसीमन करेंगे, परिसीमन के बाद हम आरक्षण करेंगे, आरक्षण के बाद जो है ये सब होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसका विरोध कर रहे थे कि आप ये रोड़े अटका रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। आज जो आपने कानून हम सब ने मिलकर पास किया है, इसे आप आज और अभी लागू कर दीजिए, नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि 2024 में ही जो हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वहीं से देश की महिलाओं को 33% मतलब 543 सीटें लोकसभा में है, और उसमें अगर उसी समय नोटिफिकेशन और लागू होता तो 2024 के चुनाव में 180 महिलाएं सीधा चुनाव लड़कर अपनी आरक्षित सीटों से इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं लोकसभा में सांसद बनकर बैठी होती। ये महिला विरोधी भाजपा सरकार ने नहीं किया। ये देखिए कार्टून दिखाइएगा बहुत सरल भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 543 सीटें लोकसभा में है। हम कह रहे हैं 543 में से 33% आरक्षण कर दीजिए, क्योंकि कानून आ गया है, लागू हो गया, नोटिफिकेशन करिए, लागू करिए, और इनमें से 180 हमारे जो हिस्सा है महिलाओं का दे दीजिए। वो क्या कहते रहे, मेरे पास टोकरी में 543 आम है, लेकिन मैं महिलाओं को, आम मतलब सीट है, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूंगा जब मेरे पास 850 हो जाएंगे। 850 हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्या क्या उसका फार्मूला क्या है, देश को समझाएंगे। जो हमने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये 850 क्या है हमें बताइए। हम तो कह रहे थे आपको कि परिसीमन हटाइए, जनगणना हटाइए, नोटिफिकेशन करिए और 24 में चुनाव कराकर 180 बहनों को हक दे दो। आप महिला विरोधी सरकार ने किया नहीं। 30 महीने के बाद बीच चुनाव में आप विशेष सत्र लाते हैं, और उस विशेष सत्र में भाजपा देश को गुमराह करती है। महिला आरक्षण बिल आ रहा है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये महिला आरक्षण बिल जो है संविधान में संशोधन बिल था। जो कानून आ गया उसी में संशोधन था कि इसमें अब हम परिसीमन बिल ला रहे हैं। क्या है भाई साहब परिसीमन, क्या है परिसीमन? बिना जनगणना के, जनगणना कब होनी थी? 2021 में। कब हुई थी? 2011 में। हर 10 साल बाद जनगणना। 2011 में हमने कराई, 21 में आपको करानी थी, आप सत्ता में थे, आपकी नियत नहीं थी, आपने 2021 में जनगणना नहीं करवाई। हमने आप पर निरंतर दबाव बनाया, सोनिया गांधी जी के आर्टिकल में भी है, लगातार दबाव बनाया कि आप जातिगत जनगणना कराइए, और आप जातिगत जनगणना के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। ये महिला विरोधी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना, संविधान में सामाजिक न्याय के तहत बराबर के हिस्से के खिलाफ ये जाती है, और हम लोग जो मांग कर रहे थे उन्हें अर्बन नक्सली बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंत में क्या हुआ? झुकना पड़ा केंद्र की भाजपा सरकार को। कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि इस देश में अब जातिगत जनगणना होगी, जो बताया जा रहा है 2026 से शुरू हो चुकी। अब हमारा भी ये कहना है कि जब 2011 का एक एक्सरे आपके पास है, 2021 में एक्सरे हुआ नहीं, जाति जनगणना नहीं, इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। अब हम इलाज करने जा रहे हैं, तो इलाज के लिए कौन सा एक्सरे काम में सामने रखकर इलाज शुरू करना चाहिए, ऑपरेशन शुरू करना चाहिए, या दवाएं, वो 2011 का होना चाहिए, 26 का। हमने भी ये कह दिया कि आपकी नियत नहीं लग रही। ये नया जो परिसीमन बिल लाए हैं, आप 26-27 की जातिगत जनगणना हुए बिना, उससे पहले सिर्फ 850 सीटें बढ़ाकर अपने मुताबिक आप भूगोल बदलना चाहते हैं भारत की राजनीति और सीटों का, जिससे सीधा नुकसान किसका होता है? दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों का सीधा नुकसान हो रहा था। तो ये लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा, तानाशाहियां नहीं चलेगी। और अभी ये 12 साल में पहली बार हुआ कि संविधान विरोधी, महिला विरोधी सरकार को 12 साल में पहली बार
पूर्ण बहुमत की सरकार अपने आप को बताते हैं। हमारे मुताबिक उनके पास बहुमत नहीं है और वो हमने दिखा दिया कि औंधे मुंह आकर इनका परिसीमन बिल हमने गिरा दिया। हमारी मांग दोबारा खड़ी है। पहली मांग हम क्या कर रहे हैं, ये जो 543 सीटें हैं उसी में आज और अभी 33% देकर 180 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कीजिए और उसे तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन हो चुका लागू कर दीजिए। ये हमारी पहली मांग। दूसरी हमारी मांग है कि SC ST बहनों के साथ अति पिछड़ा वर्ग की OBC बहनों को वंचित क्यों रखा जाए, उसकी हिस्सा चोरी हम भाजपा महिला विरोधी सरकार को नहीं करने देंगे। तो दो मांगे हैं। आज जो सीटें हैं उसी में 133%, उसमें 33% कीजिए, महिलाओं को हक दीजिए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं देर हो जाएगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो हम आपसे दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव तो 29 में होना है ना, चुनाव 29 में होना है और ये भी तय है कि 26-27 में जातिगत जनगणना हो जाएगी, नया एक्सरे देश के सामने आ जाएगा। तो आप उसे आधार क्यों नहीं बनाना चाहते? कहीं दाल में काला है कि आपकी नियत ही नहीं है कि आप इस देश में जनगणना या जाति जनगणना नहीं होने देंगे, इसीलिए आप उसे आधार ना बनाते हुए, उसका इंतजार ना किए बिना आप उसे थोपना चाहते हैं अपने मन मुताबिक। ये खेल इन्होंने 2 राज्यों में किया, ये असम में और जम्मू और कश्मीर में। एक जगह 2011 परिसीमन को जनगणना को आधार बनाया और एक जगह 2001 की जनगणना को आधार बनाया और अपने मुताबिक परिसीमन करके रेखाएं खींच दी और दोनों जगह आपने देखा कि भाजपा का खेल में वो कामयाब हो गए, जिसे हमें संसद में, देश में हम कामयाब नहीं होने देना चाहते थे। हम एकजुट थे, हमारी क्लैरिटी थी इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों की, और हमने इसे कामयाब नहीं होने दिया। हमने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और हमने महिला आरक्षण कानून को बचा लिया है, नोटिफिकेशन हो चुका है। अब हमारा दबाव है, इसे लागू करो। 2026-27 में जातिगत जनगणना होगी, ये हम निरंतर दबाव भाजपा की सामाजिक समीकरण, संविधान विरोधी, महिला विरोधी सरकार पर हम बनाएंगे कि 2026 और 27 में जातिगत जनगणना पूरी हो, उसके आंकड़े हमारे सामने आए। इन्होंने कहा है बहुत समय लगेगा, बहुत समय नहीं लगेगा। बिहार और तेलंगाना 2 राज्य उदाहरण है जहां मात्र 6 महीने के अंदर बेहतरीन साइंटिफिक तरीकों से, सर्व सहमतियों से, सबसे चर्चा करके बिहार और तेलंगाना में जातिगत जनगणना कराई गई। उसके आधार पर जो परिसीमन हुए तो वहां पर हर वर्ग के साथ न्याय हुआ और कोई आवाज नहीं उठी। ये कहते हैं हम महिला विरोधी, जो हम पर उंगली उठाते हैं हम महिला विरोधी हैं, उन्हें हम आईना दिखाना चाहते हैं। राजीव गांधी जी 1989 में देश के प्रधानमंत्री थे और तब वो पहली बार चर्चा में सदन में, लोकसभा राज्यसभाओं में लाए कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और स्थानीय निकायों से उन्होंने शुरुआत की और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% महिला आरक्षण 73, 74 संविधान संशोधन लेकर आए, जिसका आज ये हमारे पास परिणाम नतीजा है कि 40% भागीदारी हो गई है 33 से, और कम से कम नहीं तो 15 लाख बहनें आज चुनी हुई इस देश में जनप्रतिनिधि हैं। वो प्रधान है, पंच है, सरपंच है, पार्षद है, वो मेयर है। ये कांग्रेस की ही सोच है और संघर्ष था कि 1992 में हम संविधान संशोधन करते हैं, महिलाओं को स्थानीय निकाय में जो है कानून लेकर आते हैं। 92 में नियत थी, इसलिए 93 में विधि नहीं है, 1 साल के भीतर हमने इसको लागू भी कर दिया था। इनकी नियत होती तो ये 23 में जो पास करके भाग लिए और आज ढोंग कर रहे हैं और आज खास सत्र बुलाकर अपनी एजेंडे को परिसीमन के मुताबिक अपनी सीटों को बनाना चाहते हैं, उस पे हमने इन्हें फेल करके संवैधानिक हक को बचाया। श्री राहुल गांधी जी का पत्र है जुलाई 16, 2018 का। 2014 में भाजपा की मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, हम सरकार में थे। 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री थे, और 2010 में हमारे पास बहुमत था राज्यसभा में,
हमने राज्यसभा में महिला आरक्षण कानून को पास करा दिया, लेकिन जब लोकसभा में कांग्रेस के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं था, लोकतंत्र है, तानाशाहियों से काम नहीं होता, सहमतियां बनाने में समय लगा और हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। 14 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आगे लगा, 14 में अब तो आ गया। हम निरंतर पत्र लिखते रहे, ये एक पत्र की कॉपी 2016 की मैं लेकर आई हूँ कि 14 में जब इन्हें बहुमत मिला तो हमने पत्र लिखा श्री राहुल गांधी जी ने कि 10 में राज्यसभा में पारित हो गए, 14 में अब आप आ गए हैं, तुरंत पहला सत्र आप महिला आरक्षण कानून जो राज्यसभा में या लोकसभा में पारित करके महिलाओं को हक दे दीजिए। इन्होंने 14 में नहीं दिया, 15 में नहीं दिया, 16 का ये राहुल गांधी जी का पत्र कि पूरा विपक्ष, कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी जी आपने वायदा किया 2014 के चुनाव में महिलाओं को हक देंगे, हम खड़े हैं। 4 पत्र लिखे राहुल गांधी जी ने, एक कॉपी अभी मैं प्रिंट निकाल पाई इसलिए आपके पास लेकर आई हूं, वरना आपके पास राहुल जी के पत्र हैं, बिल्कुल नीचे बानू मैं पत्रकार साथियों पर, लेकिन 18 का ये पत्र जो है 16 का 18 का पत्र इसमें नहीं मांगा था। उसके बाद चुनाव आया 2014 के बाद 2019, हमने फिर कहा कि दोबारा बहुमत मिल गया आपको, 5 साल में आप कर सकते थे, 14 से 19 नहीं किया तो 19 में आपको फिर मिला है, 19 से 24 तक अब आप सरकार में दोबारा आए हैं पूर्ण बहुमत के साथ, अब कर दीजिए। नियत नहीं थी, इन्होंने नहीं किया, 19 में नहीं, 20 में नहीं, 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 में तब किया जब ये 24 के चुनाव में जा रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण कानून को अपना सबसे बड़ा मुद्दों में शामिल कर लिया था। 2024 के चुनाव में हमने बोला इसको मुद्दा बनाएंगे कि आप धोखा कर रहे हैं, 14 से 24 तक आप महिलाओं को अधिकार वो नहीं दे रहे जो हम राज्यसभा में पास करा कर आए, आप लोकसभा में नहीं दे। तब ये सरकार झुकती और 2023 सितंबर में ये बिल लाते हैं जो सब सहमति से पास होकर संविधान में कानून बन जाता है जो आज भी। तो ये महिला विरोधी भाजपा सरकार को तू डाल डाल हम पात पात गुमराह कर रहे हैं पूरे देश में। और ये तमाशा, ये खेल 23 तारीख नोट करिएगा, 23 और 29 तक चलेगा। ये ढोंग जो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज लगाकर, देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधन, हाँ, और राष्ट्र को संबोधन के नाम पर प्रधानमंत्री जी आप क्या करते हैं, आप सिर्फ कांग्रेस को और दूसरे दलों को गाली निकालने का मात्र काम करते हैं। आपका राष्ट्र के प्रति संबोधन नहीं था, वो संबोधन सिर्फ चुनावी मद्देनजर वोटों के लाभ के लिए आपने किया, जिसमें आप औंधे मुंह आकर गिरे। जुलाई में मॉनसून का विशेष सत्र आ रहा है। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन किया, कल हमने जयपुर में, राजधानी राजस्थान में किया, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश का आपका लखनऊ, असम का गुवाहाटी, भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में हम इन्हें घेरने का काम निरंतर करते रहेंगे। और मॉनसून सत्र में हम दबाव पूरा बनाएंगे कि आप उसी मॉनसून सत्र पे इसी महिला आरक्षण कानून पर चर्चा लाइए दोबारा से। और अमित शाह जी, हम आपको दोबारा कह रहे हैं, देश आपकी चालों को समझ चुका है। अमित शाह जी, हमने कहा स्पेशल खास विशेष सत्र है, प्रस्ताव दे दीजिए, चर्चा कर दीजिए। अमित शाह जी, आपने प्रस्ताव नहीं दिया, हमें कॉपी नहीं दी, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, चर्चा नहीं की। 2 दिन 16 और 17 को ध्यान से सुनिएगा, सदन में चर्चा चल रही है, प्रियंका जी बोले, राहुल गांधी जी बोले, राज्यसभा में सोनिया गांधी जी आती हैं और खड़गे जी और पूरा इंडिया गठबंधन 2 दिन चर्चा करता है। जिस दिन वोट होना था 17 तारीख को, वोटिंग से अपने भाषण में, अंतिम भाषण में वोटिंग से पहले अमित शाह जी कहते हैं मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए। क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी है। विशेष सत्र आपने बुलाया, प्रस्ताव आपने तैयार किया, कॉपी तो हमारे पास थी नहीं, हमें पता ही नहीं था। 2 दिन की चर्चा खत्म हो गई, आपका भाषण हो रहा है, आप हमसे कह रहे 1 घंटे का समय दीजिए, ये जो प्रस्ताव की कॉपी है उसमें मैं 50% वाला फार्मूला जोड़ कर आता हूं। आपकी नीयत ही नहीं थी, आप चाहते ही नहीं थे, आप सिर्फ एक बड़ा तमाशा बीच चुनाव में खड़ा करना चाहते थे। मुद्दों से भटका कर आप सोच रहे थे देश को गुमराह करके कांग्रेस को महिला विरोधी सरकार आप साबित कर पाएंगे। उल्टा पड़ रहा है आपको। कल देखा पूरी मैंने जयपुर के अंदर, मेन रोड सड़क के बीच को ब्लॉक किया हुआ था, सड़क है मेन, उसको ब्लॉक किया हुआ, वहां पर टेंट लगा हुआ, मुख्यमंत्री आए हुए, सरकारी बसों में
सरकारी बसों में महिलाओं को भर भर कर लाया गया और नारी बंधन के नाम पर नहीं बताया गया कि ये महिला आरक्षण कानून आज और अभी लागू क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं बता रहे। लेकिन पूरा तमाशा था कि कांग्रेस को मात्र बदनाम करो कि कांग्रेस ये नहीं चाहती। ये भी तस्वीर है क्यों नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहती देना, ये भी एक सच्चाई। किसी ने व्यंग किया है, विमेन रिजर्वेशन बिल ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन है इसमें? सब नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और भाजपा हमारी बेटियों को न्याय नहीं दे रही है, इनके साथ खड़ी है। वो सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमारी बहन बेटियों को न्याय देगी और उनका लोकसभा में हक देगी। नाम पढ़ रही हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भाजपा की नजर में क्या है? ये नारी शक्ति वंदन करेंगे ये भाजपाइयों, नाम सुनिएगा। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का पूर्व विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी, उम्र कैद की सजा। बेटी के साथ नहीं खड़ी रही सरकार, अभी हाई कोर्ट से उसको बाहर रिहा करने के आदेश हुए जिसके सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। हंसराज इस समय हिमाचल में भाजपा का विधायक है, सिटिंग पोक्सो में नाबालिग बच्ची के बलात्कार में चार्जशीट हुआ है। हाथरस का केस आपको मालूम है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड आपको मालूम है। प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांग रहे थे कर्नाटक में, आपको मालूम है। ब्रजभूषण शरण पूर्व सांसद भाजपा का, हमारी पहलवान बेटियों के ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप और एफआईआर उस पर होती है। बीएचयू में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा आईटी सेल के थे, जिन्हें बेल मिल गई, जिनको बेल दिलवाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। मणिपुर आज भी चल रहा है, जिस मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने आदिवासी बेटियों को थाने से घसीटकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, आज तक उन्हें न्याय नहीं। गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम ये लोग करते हैं। आपका उसके बाद एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी जी कहाँ है? ये खड़े होंगे। ये कौन है? एप्स्टीन। ये कौन है? अमेरिका। नाम आया एप्स्टीन फाइल में। कौन था एप्स्टीन? सबको मालूम है। ये करेंगे नारी शक्ति वंदन। ये तमाशे अब नहीं होंगे। ये 2010 में जब हम राज्यसभा में, तब 2010 में योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा के सांसद थे, कांग्रेस लाई थी 2010 में राज्यसभा में ये बिल, जिसे लोकसभा में गिराने में भाजपा के एक एक बड़े बड़े सांसद का हाथ था। उन्होंने उस समय हमारा साथ दिया होता भाजपा ने, तो शायद ये बिल 2010 में राज्यसभा के साथ साथ हम लोकसभा में करवा गए होते। लेकिन ये आर्टिकल और वीडियो भी आज हमने शेयर किया है हमारे नेता जयराम रमेश जी ने। सुनिएगा कि 2010 में भाजपा विरोध में खड़ी थी। 73-74 अमेंडमेंट जो पुराने पत्रकार हैं वो देख सकते हैं कि जब हम 73-74 पंचायती राज में लेकर आए थे तब भी विरोध कर रहे थे। तब भाजपा के 5 बड़े नेता, जिसमें अटल जी आडवाणी जी शामिल थे, उन्होंने विरोध किया था सबसे पहले जब हम इसको पास कर रहे थे। लेकिन हमारे पास, राजीव जी के पास 403 सीटों का पूर्ण बहुमत से भी आज तक का इतिहास को तोड़ नहीं पाया उनका रिकॉर्ड, इसलिए हम उसको कर पाए थे। 15 लाख पहले पंच और सरपंच हैं। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महिला कांग्रेस पूरे देश में जाएगी, दबाव बनाएंगे। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 हुआ है, हमने पास कराया है, ये विधानसभाओं के साथ, लोकसभा के साथ विधानसभाओं पर भी लागू होता है। ये दोनों के लिए कानून बना है और लागू होना है। 2027 नोट करिएगा, चुनौती दे रहे हैं हम, महिला विरोधी है ना, तो भाजपाइयों को, भाजपा की सरकार, मोदी जी को, अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री को, गोवा में मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे। आ गया आपका 27 में विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 403 सीटें हैं। कानून पास हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, आगे आओ और लागू कर दो। अगर इनकी नीयत है और ये लागू होगा, जिसका समर्थन हम करेंगे, तो आप देखिएगा 2027 के इन राज्यों के चुनाव में महिला आरक्षित सीटें होकर पहला चुनाव होने वाले ये 4 राज्य बनेंगे। लेकिन भाजपा होने नहीं देगी और ये नहीं होगा।
क्योंकि इनकी नियत नहीं है। वरना ये विधानसभा है, अभी तो समय है लगभग हमारे पास 1 साल का समय है। जब हम पंचायती राज में 92 में लेकर आए और 93 में हमने लागू किया, 23 में महिला नारी शक्ति वंदन 23 में पारित किया, तो 24 में लागू करने की मांग की। आज हम ये कहते हैं नोटिफिकेशन 26 में हो चुका है, 27 में 4 राज्यों में लागू कर दीजिए। अब आपकी नियत हम देखते हैं कि आप इसको करते हैं या आप इसको नहीं करते। और हमें पता है ये नहीं करेंगे, क्योंकि महिला विरोधी हम नहीं, भाजपा की मोदी सरकार महिला विरोधी है। मैं पत्रकार साथियों का सवालों का स्वागत करती हूँ, इससे संबंधित आपके जो भी हो, मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद भी करती हूँ। मैं अखबार आज की हम लोगों ने सारी कटिंग उठाई है। महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग, भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ युद्ध स्तर पर प्रोपोगेंडा किया तो कांग्रेस ने भी आवाज उठाई। संसद के बाद सड़कों पर मोर्चा खोला, ये हेडलाइन है। विपक्ष ने कुछ कहा तो हमने कहा 2023 का बिल तत्काल लागू करें। तो मुझे लगता है कि हेडलाइन पूरी तरह से साफ है कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी, नरेटिव सेट करना, धोखा देना, असल में वो नहीं चाहते। कांग्रेस कह रही है आज लागू करो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून 2023, आज लागू करो, अभी लागू करो। और हमारी SC ST दलित और आदिवासी बहनों के साथ OBC बहनों को भी संविधान में मिले इस हक का अधिकार दीजिए। ये सवाल ये है, आप पत्रकार साथी हैं, मुझे लगता है कि आपको सब समझ आ गया कि भाजपा क्या चाह रही है और कांग्रेस क्या चाह रही है। कंफ्यूजन अब नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट किया गया खास सत्र बुलाकर और उसे महिला आरक्षण बिल बताया गया। बाद में सबको समझ आ गया कि महिला आरक्षण बिल नहीं है, वो तो 23 में पास होकर कानून बन चुका है, वो दर्ज हो चुका है संविधान में। ये जो बिल था वो परिसीमन बिल था। वो जो संविधान लाए थे, संविधान में संशोधन बिल लाए थे, जिसको हमने गिरा दिया है। तो महिलाओं को सब समझ आ गया कि जिस पार्टी में इतिहास उठाएंगे सोशल RSS का एक भी महिला अध्यक्ष RSS में ना रही हो, भाजपा का इतिहास उठाइए एक भी महिला अध्यक्ष ना रही हो, और हमारी उस पार्टी को महिला विरोधी बता रहे, जिसके इतिहास में आप उठाकर देखेंगे तो महिला देश की पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली आपकी मुख्यमंत्री, पहली लोकसभा स्पीकर दलित महिला मीरा कुमार जी, या आप कहें कि राजदूत के तौर पर विदेशों में भेजे जाने वाली महिलाओं में। सो हमारा इतिहास सबके सामने है और भाजपा RSS का भी इतिहास सबके सामने है। और मुझे लगता है कंफ्यूजन था, भाजपा अपने एजेंडे में कामयाब ना हो जाए इसलिए वो डाल हम पात थे, और हम इनका पीछा मॉनसून सत्र और आगे तक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये आरक्षण लागू नहीं हो जाता। अब देखिएगा ये पुरुष जो मानसिकता भाजपा में है, वो कह रही है कि ये जो 543 किस पे नहीं देंगे महिलाओं को। ये कौन कह रहा है? ये महिला विरोधी पुरुषवादी भाजपा RSS सोच कह रही है। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ये कह रही है कानून पास हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, ये जो सीटें 543 है इसमें 180 बहनों का हक दे दो। अब तो ये कह रही है अब तो साफ हो चुका है, क्यों नहीं आप दे सकते, क्यों नहीं आप देना चाहते, क्या दिक्कत है? तो ये जो 543 भाजपा के पुरुष सांसद है ना, उनकी कुर्सी जा रही है, वो दबाव सत्ता पर बना रहे हैं मोदी और शाह पर कि हमारी संरक्षण में सीट गई तो ये आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए अपने RSS भाजपा के पुरुषवादी सोच के सांसद इसे होने नहीं दे रहे, और बहुमत है नहीं, सरकार गिर ना जाए, सांसद नाराज ना हो जाए, इसलिए भाजपा लागू नहीं कर रही। अब ये कह रहे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ठहरो, हम 543 को जब 850 कर देंगे, उस 850 में हम महिलाओं को उनका हिस्सा दे देंगे। तो भीख नहीं मांग रही आधी आबादी, अपना हक मांग रही है। आप हमें भीख देना चाहते हैं, हम आपकी भीख को ठुकराएंगे और हम अपना हक, अपना अधिकार जो संविधान ने हमें 2023 में दे दिया है, हम उसे आपसे छीन कर लाएंगे। वरना ये सरकार चलने वाली नहीं है। हम पूरे देश की आबादी को सड़कों पर लाने का काम करेंगे। महिला कांग्रेस की खुद 6 लाख हमारी ऑनलाइन सदस्य हैं। प्रोटेस्ट जो लोकतांत्रिक अधिकार करने की कोशिश की, दोनों तरफ पुलिस ने 10-10, 12 फुट के बैरिकेडिंग लगा दिए, पुलिस को दोनों तरफ खड़ा कर दिया और हमें कार्यालय से ना इधर जाने दिया ना उधर जाने दिया। आप पत्रकार साथी थे, तो उनको क्या लगता है कि आवाज दब जाएगी? कल अगर हम अपने कार्यालय से 10 कदम बाहर नहीं जा पाए
ताकि लोगों से हम बता पाए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या धोखा कर रहा है। तो आज हम आपके साथ बैठे, और मैं अकेली नहीं बैठी, आज पूरे देश में हर राज्य की हर राजधानी, और ऐसे भी नहीं, आज यहाँ पर जयपुर में मैं बैठी हूँ संदीप जी, तो अजमेर, उदयपुर, इंदौर, जबलपुर, सब जगह हमारे प्रवक्ता बिल्कुल मीडिया के माध्यम से भी इनको बेनकाब करने का काम महिला विरोधी सरकार का कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन अब देश में होगा, आप देखिएगा। हम लोगों ने अभी पुतले फूकने का, इसका भाजपा की महिला विरोधी सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। हम बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं पूरे देश में। ये था कि वो डराएंगे, बहुत नेताओं के चुनाव में ईडी भेज दी है, आप देख रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं और ईडी उन्हीं नेताओं के, विपक्ष के नेताओं। सो इनको ये था कि सत्ता धन बल के दम पर हम डिवाइड कर देंगे, हम विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों को तोड़ लेंगे और अपना नंबर ले लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उसी में इनको मुंह की खानी पड़ी, और इनका 12 साल के बाद एक बिल विपक्ष ने एकजुटता के साथ एक होते हुए गिरा दिया। ये बौखला गए। अब लगा कि चेहरा तो बचाना है, तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधन करने निकलते हैं, और उस राष्ट्र के प्रति संबोधन में प्रधानमंत्री जी कितनी बार कांग्रेस का नाम लेते हैं वो आप सबने देखा, 52 बार। मैं वही वीडियो ढूंढ रही हूँ, बहुत रुचि वाला इंटरव्यू है ये। हाँ जी, मैं इनको ये करना पड़ेगा। विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, तो पता लगा मात्र 9%। देश की हर विधानसभा में देखें तो 9% है, जो हम 33 की मांग कर रहे हैं। जब हमने लोकसभा को देखा, राज्यसभा को देखा, तो हमने देखा महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ती है, पर 15% पे आकर फिर रुक जाती है। उसके बाद आपने सही कहा, हमने प्रतिशत के मुकाबले देखा कि आज कांग्रेस के 99 सांसद हैं, उसमें महिलाएं कितनी है, तो प्रतिशत देखते हैं तो भाजपा से हमारा प्रतिशत बहुत आगे है। टीएमसी हमारा समाजवादी का सबसे आगे, और भाजपा कुल सीटें कितनी है, पुरुषों कितने विधायक है, उसमें महिला विधायकों प्रतिशत में भाजपा सबसे निचले पायदान पे खड़ी हुई है। आज भी हम वही कह रहे हैं कि 543 में भाजपा नहीं देना चाहती है, इसलिए प्रतिशत उनका गिरा हुआ, क्योंकि उनकी सोच इस तरीके से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 33% हम इसलिए मांग रहे हैं कि जो 14 और 15% हमारा आज है वो आरक्षित सीटों से नहीं, वो हमारी महिलाएं उसी सीटों पर जमी रहेगी। मैं उदाहरण दे रही हूँ, कुमारी शैलजा जी हमारी हरियाणा से सांसद जीत कर आई, 1 बार 2 बार 3 बार, और वो मंत्री भी रही। मैंने उनसे पूछा, शैलजा जी आपकी सीट अगर महिला आरक्षित ना हुई, तो उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत है, अगर नहीं हुई तो क्या मैं नहीं लड़ सकती हूँ, लड़ूंगी, और मैं वही से लड़ूंगी। जब ये सब महिला ये कहती है हम गैर महिला आरक्षित सीटों से लड़ेंगी, क्योंकि हमारी अगर नहीं हुई तो हमारा प्रतिशत फिर 33 नहीं रहेगा, हमारा प्रतिशत जैसे पंचायती राज में 33 से 40 हो चुका है, और बहुत जगह 50 भी क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हमारा प्रतिशत बढ़ेगा।